नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। मिशन निवेश में जुटे सीएम धामी अधिकारियों के साथ चेन्नई पहुंचे और औद्योगिक निवेश जुटाने में लगे हुए हैं। रोड शो के माध्यम से निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं और निवेशकों के साथ सीएम धामी संवाद भी कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश के लिए एमओयू होने की संभावना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अधिकारियों के साथ औद्योगिक निवेश जुटाने के मकसद से चेन्नई पहुंचे। वो महात्मा गांधी मार्ग स्थित होटल ताज में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े निवेशकों के साथ संवाद करेंगे और इस रोड शो में हेल्थ केयर, फार्मा, ऊर्जा क्षेत्र पर विशेष फोकस किया जाएगा। इसमें बहुत शॉर्ट फिल्म थी। वैसे एक सेशन हमारा और भी होता था कि इसमें हमारे जो एमडी हैं वो विस्तार से बात बताते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने जो डेवलपमेंट का मॉडल, उत्तराखंड देवभूमि है जहां गंगा जी निकलती हैं, होली गंगा, यमुना, शारदा, महाकाली, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडर, गोमती, सरयू, अनेकों अनेक जो 12 महीने यानी कि पूरे साल भर लगातार बहती हैं और पूरे देश को शुद्ध पानी देने का काम करती हैं, सींचने का काम करती हैं। पानी किसी के आचमन का काम आता है, कहीं लोगों के पीने के काम आता है, कहीं सींचने के काम आता है, इरिगेशन के काम आता है। इतना, और पूरा जो हमारा उत्तराखंड है, 71 एरिया ऑफ द स्टेट वो फॉरेस्ट है, यानी कि पूरी की पूरी तरह से इन्वायरमेंट देने का काम, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, प्योर वाटर एंड प्योर एयर, दोनों देने का काम हमारा राज्य करता है। इन्होंने भी यहां कई साल अपनी सेवाएं दी हैं। तो सारे लोग भली भांति जानते हैं कि जैसे केदारनाथ जी, ये भगवान भोलेनाथ की कृपा, सब पर हमारे ऊपर उनकी कृपा, और यहां रामेश्वरम, दोनों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं, सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, और कहीं न कहीं हम सबके रिश्ते, हम इसको और प्रगाढ़ करने का काम आगे करेंगे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के लीडरशिप में बनारस के अंदर काशी तमिल संगमम हुआ था, उसी तरीके से उत्तराखंड में भी हम उत्तराखंड तमिल संगमम एक आगे बढ़ाएंगे, उस काम को आगे बढ़ाएंगे। और जहां हम इन्वेस्टमेंट के रूप में आप सबको इनवाइट करने के लिए आए हैं कि 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें हमारा ये इन्वेस्टर समिट होना है। उस समिट में आप सब जरूर पधारिए और एक बार कम उत्तराखंड, विजिट उत्तराखंड, एंड मैं कहूंगा कि इन्वेस्ट इन उत्तराखंड। और क्यों करें, आप केवल उत्तराखंड में इन्वेस्ट क्यों करें? मेरे से पहले बोलने वाले बहुगुणा जी ने बताया, हमारे सतपाल महाराज जी ने बताया, श्री मीनाक्षी सुंदरम जी ने बताया कि उत्तराखंड में देखिए, एक तो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और बहुत बार बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। तो इससे पहले जो ये आज रोड शो हमारा चेन्नई में हो रहा है, चेन्नई रोड शो से पहले हम इंग्लैंड में भी गए, लंदन में रोड शो हुआ, बर्मिंघम में रोड शो हुआ, दुबई और अबू धाबी, और दिल्ली में पहले हो चुका है। ये बात कहीं पर आई नहीं, विदेशों में भी, लेकिन यहां पर एक बात आ रही थी कि जोशीमठ में बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हो गया है। और एक पिक्चर जो टेलीविजन पर दिखाई गई, चूंकि इस बार दुर्भाग्य से जो हिमालयन राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी में बहुत ज्यादा डिजास्टर हुआ, लेकिन हिमाचल में कुछ ज्यादा डिजास्टर हुआ। तो वहीं का कोई क्लिप लेकर उस क्लिप को भी ये बता दिया गया कि ये उत्तराखंड का है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, डिजास्टर आया जरूर, लेकिन भगवान की कृपा से बहुत
लोगों की कोई जान माल की बहुत हानि नहीं हुई। और जोशीमठ भगवान बद्रीनाथ जी का द्वार है और उसी द्वार से इस बार हमारे यहाँ कितने सचिन जी कितने बद्रीनाथ नहीं चारों धाम तो 50 लाख से ऊपर हो गए, लेकिन 18 लाख लोग अभी तक बद्रीनाथ जी के केवल दर्शन कर चुके हैं। तो आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि अगर कोई स्थिति खराब हो रही होती, वहां पर अच्छा नहीं हो रहा होता तो लोग कैसे आते। बल्कि हमको तो कई बार रोकना पड़ता था, हमको अपील करनी पड़ती थी कि आप अभी यहां पर थोड़ा स्थिति ठीक नहीं है, थोड़ा स्थिति खराब है, इसलिए आप अभी मत आइए, अपनी यात्रा रोक दीजिए, मौसम ठीक हो जाएगा तो आप यात्रा अपनी करिए। उसके बावजूद भी भक्तों का सैलाब, तीर्थ यात्रियों का सैलाब लगातार, और हमारे चारों धाम विशेषकर से बद्रीनाथ और केदारनाथ जैम पैक्ड, हर समय जो है इतनी संख्या थी कि उनका इंतजाम करना हमारे लिए। इधर उत्तराखंड के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है और इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि इस बांध परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ होने से हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई की समस्या का हल होगा। उत्तराखंड के जनपद नैनीताल के काठगोदाम से 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गौला नदी पर जमरानी बांध 150.60 मीटर ऊंचाई का निर्माण प्रस्तावित है। परियोजना से लगभग 1,50,000 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र सिंचाई सुविधा से लाभान्वित होगा और साथ ही हल्द्वानी शहर को वार्षिक 42 एमसीएम पेयजल उपलब्ध कराए जाने तथा 63 मिलियन यूनिट जल विद्युत उत्पादन का प्रावधान है। आज केंद्र की आर्थिक मामलों की समिति ने जमरानी बांध के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है, अपनी स्वीकृति प्रदान करके। लंबे समय से 1975 से जमरानी बांध की मांग थी जो किसी न किसी कारण से लटकती जा रही थी, और हमने देखा है कि इस देश में लंबे समय से जो मांगे रही हैं उन सब का निवारण हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उनकी सरकार में, उनके नेतृत्व में जमरानी बांध बनेगा, जिससे हल्द्वानी की वर्षों पुरानी पेयजल की समस्या का भी समाधान होगा। 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि इससे सिंचित होगी और 63 मिलियन यूनिट हमको बिजली उत्पादन के लिए भी मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तराखंड के कुमायूं मंडल को बड़ी सौगात दी है। सरकार की ओर से जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी गई है और पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताया। कुमाऊं मंडल के विकास के लिए इस परियोजना को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस बांध परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ होने से हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल एवं सिंचाई की समस्या का हल होगा। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार को बहुत सहयोग करती है। जमरानी बांध की स्वीकृति के बाद विद्युत उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी और इसके साथ ही जमरानी बांध परियोजना से जनता को भी लाभ होगा। देखिए, आप जानते हैं कि केंद्र सरकार हर बार हमें बहुत सी चीज़ों के लिए हमें सहयोग करती है। जमरानी बांध बहुत पहले से जिस प्रकार से पेंडिंग था, और हमारे यहाँ तो आप जानते हैं कि चाहे कोई भी बांध हो उससे हमें लाभ मिलता ही है। इसके स्वीकृति के बाद जहां हमें विद्युत उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, और उसी प्रकार आप जानते हैं कि थोड़ा सा हमें जो बेरोजगारी है उससे भी जनता को, लोगों को लाभ होगा, रोजगार इससे बढ़ेगा। और हमारे प्रदेश के बारे में आप जानते हैं, लगभग ऊर्जा प्रदेश कहा जाता था। ऐसी योजनाएं केंद्र सरकार का मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, माननीय मोदी जी का धन्यवाद कर रहा हूँ। हर बार वो हमें कुछ ना कुछ इस प्रकार का आशीर्वाद देते हैं।
इधर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच की एक आपात बैठक की गई। आपात बैठक का मुख्य कारण राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण लागू कराने के लिए प्रवर समिति की बैठक को 2 माह आगे बढ़ा दिया गया। इस पर सभी राज्य आंदोलनकारियों ने आक्रोश व्यक्त किया और तत्काल शहीद स्मारक पर एक बैठक आहूत कर प्रवर समिति की कड़ी निंदा की। प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी व प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि मंत्री ने लापरवाही कर इसमें ढिलाई की और कोई लाभ नहीं दे पाए और उल्टा राहत देने की बजाय राज्य आंदोलनकारियों के साथ मामा मारीच बनकर छल करने का कार्य किया। शहीद परिजन और तमाम राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं के साथ भद्दा मजाक किया गया। राज्य आंदोलनकारी मंच सर्वप्रथम प्रवर समिति के अध्यक्ष से मिलकर अपना विरोध दर्ज कर समय बढ़ाने का विरोध दर्ज करेगा। यदि समय नहीं घटाया गया तो पुनः मुख्यमंत्री के द्वार पर अपना विरोध दर्ज करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज दशहरे के दिन जिस प्रकार से मामा मारिच बनकर हमारे साथ जो छल किया गया उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के साथ, उसको प्रदेश आंदोलनकारी ही नहीं शहीद परिवार भी माफ नहीं करेंगे। और जो लोग उसके आश्रित थे, जिनको कि 10 साल से पुनर्बहाली की जो डिमांड कर रहे थे, जो खुद स्वयं आंदोलनकारी थे, वो उम्र दराज होने की पद पे उनकी इनको जो है टीस जो है उनको हमेशा कहीं ना कहीं उस चीज का दंड जरूर देगी। मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है इस पवित्र स्थल से जहां से इस राज्य के आंदोलन की नींव रखी गई थी। लेकिन क्या राज्य आंदोलनकारियों को छला जा रहा चाहिए? क्या उनके साथ बार बार ये इस तरह का छलावा ठीक है? मैं सरकार से, कैबिनेट मंत्रियों से, तमाम उन लोगों से मेरी अपील है कि अभी भी राज्य आंदोलनकारी, आज हमें ये मंशा थी कि 9 नवंबर या दिवाली का तोहफा राज्य आंदोलनकारियों को उस 10 साल की पुनर्बहाली पे हमें दिया जाएगा। लेकिन आज बड़ी पीड़ा के साथ मुझे कहना पड़ रहा है उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच अब स्वतंत्र है किसी भी प्रतिकार के लिए, किसी विरोध के लिए, क्योंकि सरकार को या मंत्रियों को ये सोचना पड़ेगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देहरादून में 28 अक्टूबर को बड़े कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है और जिसमें प्रदेश भर के शहीदों के घरों से आने वाली मिट्टी के कलश एकत्रित किए जाएंगे। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे और सभी कलशों को देहरादून से दिल्ली भेजा जाएगा। उनका कहना है कि 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे जिसमें उत्तराखंड के कलश भी रखे जाएंगे और एक अमृत वाटिका का निर्माण भी कराया जाएगा। गांव-गांव से एकत्र मिट्टी विकासखंड मुख्यालय पर आई। नगरीय जो क्षेत्र हैं उनमें उनके एक केंद्र में एकत्र हुई है और विकास खंडों पर नगरीय क्षेत्र में जहां जहां मिट्टी एकत्र होकर के उसका कलश बना है वह अब हम प्रदेश मुख्यालय पर उसको लाने का कार्यक्रम बना रहे हैं और उसकी तिथि संभवतः 28 तारीख को है और उसके पश्चात यहां से हम लोग उन सभी कलशों को एकत्र करके दिल्ली पहुंचाएंगे और दिल्ली कर्तव्य पथ पर 31 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में हम एक अमृत वन की स्थापना दिल्ली में हो रही है और देश भर में देश की रक्षा के लिए जिन जिन जवानों ने अपना शहादत दी है, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उनके आंगन की मिट्टी से एक अमृत वन की स्थापना दिल्ली में होगी और वो सभी के लिए, सभी देशवासियों के लिए, नवयुवकों के लिए, सेना में काम करने वालों के लिए, सेना को सपोर्ट करने वाले लोगों के लिए, सबके लिए एक प्रेरणादायी जो है वो एक वन की स्थापना उसको प्रधानमंत्री जी 31 अक्टूबर को कर रहे हैं। इधर पुलिस लाइन देहरादून में ब्रीफिंग का आयोजन किया गया। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने अधिकारियों और कर्मचारियों को इस दौरान ब्रीफ किया। ब्रीफिंग में उपराष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़ के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा में नियुक्त किए गए समस्त पुलिस बल को जरूरी निर्देश दिए गए। ब्रीफिंग के दौरान कार्यक्रम में किए गए सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा करते हुए वर्तमान सुरक्षा परिदृश्यों के दृष्टिगत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सजग एवं सतर्क रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के निर्देश दिए गए। वहीं इस दौरान अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था, पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा उपस्थित पुलिस बल को ब्रीफ किया गया कि ड्यूटी के दौरान निर्धारित समय से 3 घंटे पूर्व अपने ड्यूटी स्थल पर पहुंचकर अपनी ड्यूटी के संबंध में अपने प्रभारी अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने और ड्यूटी स्थल व उसके आसपास के स्थानों को भली भांति चेक करने, कार्यक्रम स्थल पर केवल अधिकृत व्यक्तियों व उनके वाहनों को ही जाने की अनुमति दिए जाने। इसके अतिरिक्त ड्यूटी में नियुक्त पुलिस बल को निर्देशित किया कि ड्यूटी के
दौरान अपने साथ लाठी डंडा अवश्य रखें। साथ ही ड्यूटी में निर्धारित वर्दी धारण करें। ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग न किया जाए और न ही बिना बताए अपने ड्यूटी पॉइंट को छोड़ा जाए। ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर संबंधित पुलिसकर्मी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिवाली के समय अक्सर पटाखों के कारण काफी प्रदूषण देखने को मिलता है और ऐसे में कई लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है और इसी को लेकर दून अस्पताल के सीएमएस अनुराग अग्रवाल ने पहले से बीमारी से पीड़ित लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि जो लोग पहले से बीमारी से पीड़ित हैं, खासकर जिन्हें सांस की बीमारी है, उन लोगों को दिवाली के त्योहार के सीजन पर खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ठंड के मौसम में हवा के अंदर तैरने वाले कण हवा में काफी लंबे समय तक रहते हैं। ऐसे में ठंड के समय में दिवाली पर्व पर अगर स्मोक बढ़ता है तो वो काफी समय तक वातावरण में रहता है। ऐसे में दिल की बीमारी मरीज, शुगर के मरीज, किडनी के मरीज, इस तरह की लंबे समय तक चलने वाली बीमारी के मरीजों को सांस की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में इस तरह के मरीजों को खासकर हल्का खाना लेना चाहिए, तली भुनी चीजें का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, साथ ही धूल धुएं से दूर रहना चाहिए। देखिए, बदलते मौसम में 2-3 कंसर्न हमारे हमेशा रहते हैं कि ठंड बढ़ने के साथ थोड़ी हवा का घनत्व जिस तरह होता है तो वो सांस के रोगियों के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। आगे हमारे फेस्टिव सीजन भी है तो थोड़ा बहुत लोगों के मूवमेंट और पटाखों के कारण भी थोड़ा पोल्यूशन बढ़ता है, तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे में लेकिन जो डेंगू के टाइम पर जिस तरह भीड़ बढ़ी थी वो अब काफ़ी कम है, लेकिन बदलते मौसम में मेरी सभी से अपील है कि अपना बहुत ध्यान रखें। ऐसे में फ्लू, ये आपका टाइफाइड फीवर है, मलेरिया फीवर है, ये सब अभी भी चल रहे हैं, तो इन सबसे बचाव बनाए रखें। अपना अच्छे कपड़े पहने और पूरे ढके हुए कपड़े पहने, आसपास पानी जमा ना होने दें। देहरादून में कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक युवक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। देहरादून हरिद्वार बाईपास रोड पर लगभग रात 11 बजे इस युवक को बुरी तरह से पीटकर बेहोशी की हालत में वहीं पर छोड़कर आरोपी फरार हो गए। स्थानीय निवासियों ने युवक को मृत सोचकर पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर नेहरू कॉलोनी चीता पुलिस के जवान नितिन सैनी अपने एक और साथी के साथ मौके पर पहुंचे और मामले का जायजा लिया। मौके पर पुलिस ने देखा कि युवक बेहोशी की हालत में है और उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई है। उपचार के लिए पुलिस युवक को अस्पताल ले गई। फिलहाल सीसीटीवी कैमरों को खंगालकर पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इधर उत्तराखंड पुलिस को मित्र पुलिस के रूप में जाना जाता है, लेकिन आजकल ये पुलिस सवालों के घेरे में बनी हुई है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में एक दिन पहले पुलिस पर एक महिला को थप्पड़ मारने का आरोप लगा था। आज फिर भाजपा सरकार की पुलिस पर सत्ताधारी पार्टी की महिला नेत्री के साथ अभद्रता और मारपीट करने का आरोप लगा है। दरअसल ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगापुर में 2 पक्षों में विवाद हो गया और इसमें पीड़ित पक्ष उनकी लड़की के साथ गलत व्यवहार होने की शिकायत लेकर ट्रांजिट कैंप थाने पहुंचा था। आरोप है कि वहां की पुलिस द्वारा उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और इस मामले में देर रात शाम को भाजपा ग्रामीण मंडल किच्छा की अध्यक्ष दीपा राय थाने पहुंची तो वहां उनकी सुनवाई नहीं हुई। दीपा का आरोप है कि थाने में पुलिस ने उनके साथ न सिर्फ अभद्रता की बल्कि उन्हें थाने में बिठाकर मारपीट भी की गई। भाजपा नेत्री के साथ इस प्रकार के व्यवहार की सूचना पर ग्रामीण मंडल अध्यक्ष बलजीत गाबा भी थाने पहुंचे, लेकिन वहां उनकी भी सुनवाई नहीं हुई, जिस पर तमाम भाजपाई किच्छा विधानसभा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के आवास पर पहुंचे और उनके समक्ष अपनी बात रखी। पूर्व विधायक ने कहा, जानकारी मिली है कि ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस द्वारा अभद्रता और मारपीट की गई और उसके बारे में पुलिस के शीर्ष को जानकारी दे दी गई है। हालांकि पुलिस ने अपनी गलती को मान लिया है। इधर थाना कैंट क्षेत्र के कोलागढ़ रोड के सिरमौर मार्ग में स्थित सरकारी ट्यूबवेल के अंदर एक व्यक्ति की लाश मिली है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है। दरअसल थाना कैंट क्षेत्र पुलिस को सिरमौर मार्ग स्थित सरकारी ट्यूबवेल के अंदर एक शव पड़े होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। व्यक्ति की हत्या की गई है या फिर उसने आत्महत्या की है, फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
इधर स्वर्गीय राजेंद्र पहलवान कुश्ती अखाड़े की खिलाड़ी अंशिका ने 58 किलोग्राम में नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में मेडल जीतकर अखाड़े के साथ साथ क्षेत्र और प्रदेश का नाम भी रोशन कर दिया। कांस्य पदक मिलने पर हरिद्वार के पूर्व सांसद राजेंद्र बाड़ी और व्यापार मंडल के अध्यक्ष अरविंद कश्यप ने उन्हें सम्मानित किया। आपको बता दें कि ये प्रतियोगिता पिछले सप्ताह भोपाल में आयोजित हुई थी। अंशिका ने 5वें राउंड में कांस्य पदक जीतकर उत्तराखंड के साथ अपने क्षेत्र का नाम भी रोशन किया। और इस दौरान पूर्व सांसद राजेंद्र बाड़ी ने कहा कि उनके क्लब में लगातार व्यायाम की सुविधा, वेट लिफ्टिंग, कुश्ती अखाड़ा और क्रिकेट एकेडमी निःशुल्क चलाई जाती है, लेकिन प्रदेश सरकार आज तक भी नेहरू स्टेडियम और उनके क्लब को कोई आर्थिक सहयोग नहीं कर पाई है। सरकार को खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। और इस मौके पर व्यापार मंडल अध्यक्ष अरविंद कश्यप ने जल्द ही एक कमरा बनाने की घोषणा भी की है। तो चलिए फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।